आया है। इसी पर आज हम बात करेंगे। अडानी के मसले पर आज विपक्ष के तमाम नेता और खासतौर पर कांग्रेस के नेता काले कपड़े पहन के पहुंचे। बदली हुई परिस्थिति यही है कि ममता बनर्जी जो पहले अलग अलग चल रही थी वो भी अब इस प्रदर्शन का हिस्सा बन गई है। कुल मिलाकर नतीजा लेकिन ये रहा कि संसद आज भी नहीं चली। कहां ले जाना चाहते हैं हम देश को, कहां ले जाना चाहते हैं लोकतंत्र को, और क्या साबित करना चाहते हैं? सत्ता पक्ष का आरोप है विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा, और विपक्ष का कहना है पहली बार ऐसा अद्भुत दृश्य है कि सत्ता पक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़े हुए। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ कहा इस मसले में, उनकी बात सुनते हैं और चर्चा के सिलसिले को धर्मलाल कौशिक जी से इस बार आगे बढ़ाएंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं खड़गे जी। आज हम काले कपड़े के ड्रेस में क्यों आए कि ये नहीं कि किसी को बताने के लिए नहीं, हम ये दिखाना चाहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी को मोदी जी एक एक करके खत्म कर रहे हैं। एक तो पहले ऑटोनोमस बॉडीज को खत्म करते हुए आए, दूसरी तरह जो कानूनी तहत लोग चुनाव में जीत के आए उनको डरा धमका के उन्होंने हर जगह अपनी सरकार बनाने में गई। तीसरी बात, जो लोग झुकते नहीं उनको झुकाने के लिए ईडी का इस्तेमाल, सीबीआई का इस्तेमाल उन्होंने किया। और आप जेपीसी करने को क्यों डर रहे हो? आपका तो मेजॉरिटी है, 2/3 मेजॉरिटी है, बहुमत है। हम तो अल्पमत में है, और मेंबर्स जो बनेंगे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के वो तुम्हारे ज्यादा बनेंगे। तो डर क्यों बात है? किस बात से डर रहे हो? इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। तो धर्म जी, सीधा सवाल है कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का, डर क्यों रहे हो? काले कपड़े पहनकर उन्होंने बताया है कि ये जो सब कुछ आप कर रहे हो इसका मतलब दाल में कुछ काला है, ऐसा उन्होंने काले कपड़े पहनकर देश को बताया है। क्या कहते हैं धर्म जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? एक जेपीसी की तो मांग है, बहुमत आपका है, मान क्यों नहीं जाते? खड़गे जी की जो बात के जवाब तो मैं बाद में दूंगा जी। सबसे पहले हमारे मित्र ने जो लोकतंत्र के ऊपर जो बात जी तो अधूरी रह गई वो जी। लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम कांग्रेस ने किया जी। आपातकाल अभी भूले नहीं है हम लोग जी। एक कोर्ट का निर्णय, हाई कोर्ट इलाहाबाद का निर्णय जी कि 6 साल तक के लिए चुनाव लड़ने पर रोक, और जिस प्रकार से उसके चुनाव को रद्द किया गया, और रद्द करने के बाद में होना क्या चाहिए था? त्याग पत्र, और त्याग पत्र देने के बाद में नए चुनाव या जो भी व्यवस्था। लेकिन हुआ क्या? एक प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगा और उसके बाद में सामना करने के बजाय आपने उसको इमरजेंसी लगाया, और लोकतंत्र को ध्वस्त करने का काम आज नहीं, कांग्रेस की परंपरा रही है, और कांग्रेस ने ध्वस्त करने का काम किया। किस लोकतंत्र की बात करते हैं? किसकी दुहाई देते हैं? किस लोकतंत्र को तोड़ने की शुरुआत किसने की है? और दूसरी बात, अब जब खड़गे जी ने जिस बात का उल्लेख किया है, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं जी, जो आपके भी जानकारी में है, बाकी के भी जानकारी में है, कि जहां अडानी जी के मामले, जी, अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी की गठन की गई है। जी। कमेटी के द्वारा विचार किया जाएगा, विचार करने के बाद में उसके बाद में उसका ओपिनियन आएगा, उनके मत आएंगे कि पूरे अडानी के प्रकरण में क्या मामला है, और जो भी मत आएंगे उसके बाद आगे की चर्चा होगी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यदि कमेटी गठित की गई तो हमारे कांग्रेस के साथियों को उस पर भरोसा क्यों नहीं है? जी। क्या उसमें जो कमेटी बनाई गई है वो पूरे मोदी जी के समर्थक है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है? मैं समझता हूं जो बनाई गई है, मैं आज भी कह सकता हूं कि हमारे समर्थक कम हैं, बल्कि बाकी लोग हैं, और इस पर उनको विश्वास होना चाहिए। और इसलिए काले कपड़े पहन करके, बाकी चीजें ला करके, ये शोर शराबा लेकर के आखिर किस बात को इंगित करना चाहते हैं? अच्छा, मैं एक बात जानना चाहता हूं धर्मलाल जी, चूंकि आप तो विधानसभा अध्यक्ष जैसे पद को सुशोभित किए हैं 5 साल तक, ये अदालत किसी मामले पर अगर जांच समिति बना देती है तो क्या संसद का अधिकार छिन जाता है जेपीसी गठन के संदर्भ में? क्या इस देश को हर मसले पर अदालत के माध्यम से ही संचालित होना चाहिए, या लोग जिस सरकार को चुनते हैं, जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं, उनके स्तर पर हमें ज्यादा भरोसा करना चाहिए? ये जेपीसी के गठन में दिक्कत क्या है
थोड़ा इस पे आप रोशनी दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली देश में लोग समझना तो चाहते हैं कि भाई विपक्ष इतना चिल्ला रहा है जेपीसी जेपीसी जेपीसी, सरकार मान क्यों नहीं जाती? आप थोड़ा बताइए ना कि जेपीसी के गठन को लेकर अड़चन क्या है, अवरोध क्या है, आपत्ति क्या है? आपको देना चाहता हूं जी, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। हम छत्तीसगढ़ के विधानसभा में हैं। जी, कांग्रेस की जो बहुमत है, जी, भूतो न भविष्यति, जी, मुझे नहीं लगता किसी पार्टी की बहुमत आएगी जी। जो बहुमत आज है। लेकिन हम जब अभी चावल घोटाले के मामले में, कोयला के मामले में हम लोगों ने कहा कि विधानसभा की कमेटी से उसकी जांच होनी चाहिए, जी, और आपकी बहुमत है, आप बहुमत में है, डर क्यों रहे हैं? आपके सदस्य ज्यादा होंगे, जी, प्रतिपक्ष के सदस्य कम होंगे। क्या हमारी बात को स्वीकार कर ली गई? क्या विधानसभा की कमेटी से जांच कराई गई? तो ये जरूरी नहीं है कि आप कह रहे हैं तो उससे सहमत हो, उससे सहमत और हुआ यदि जाए। धर्मलाल जी ने कह दिया जहां पे आपका बहुमत है आप कौन से तैयार हो जाते हो? सुरेश जी क्या कहोगे आप? भाई जिसका बहुमत है उसका फैसला होता है, देश में अब यही सिलसिला चलता है, तो आप इतने शिकवे शिकायत क्यों कर रहे हो? जनता के पास जाने का इंतजार करो, जनता आप पे भरोसा कर लेगी, सारी जांचें कर लेना। क्यों इतने बेचैन हो भाई? क्यों नहीं संसद चलने दे रहे? जी सुरेश जी। एक तो चलिए धर्मलाल जी ने बड़ा अच्छा किया, कम से कम ये मान तो लिया जी, कि लोकतंत्र में बहुमत का अभिमान नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में कर रहे हैं। भले उन्होंने निशाना भूपेश बघेल जी पर छापा, मुझे वहां का संदर्भ नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने ये मान लिया कि बहुमत यहां पर आपका है इसलिए आपने, तो हम वहां नहीं कर रहे हैं। यानी हमारी अगर कोई कमी है तो उस कमी को शिखंडी बना करके पीछे भारतीय जनता पार्टी छुप रही है। धर्मलाल जी ने मान लिया, मैं साधुवाद देता हूं इनको। जी, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने अभी इमरजेंसी की बात, इमरजेंसी की हमने ऑलरेडी माफी कई बार मांगी, हम फिर मांगते हैं, गलत था। लेकिन ये हाई कोर्ट के जजमेंट तो बताते हैं, लेकिन उस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था, ये कभी नहीं बताते, उसको खारिज कर दिया था। जी, क्या आप लोग, असल बात इस तरीके की बातें आप लोग, ये भी भारतीय जनता पार्टी वाले लोकतंत्र को कलंकित करने के लिए जब झूठ बोलते हैं तब कष्ट होता है। क्या ये सच नहीं है? इन्होंने गोरखपुर में एक शब्द बोला, इन्होंने पहली बार में बड़ी बड़ी बातें करी अपशब्दों की, लेकिन जब हमने इनके अपशब्द निकाले तो इनकी चुप, एकदम ये ऐसे चुप हो गए जैसे गांधी जी के बंदर। अब आज की डेट में फिर अब मैं कह रहा हूं कि हाई कोर्ट के फैसले को ये कोर्ट करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोर्ट नहीं करते। हाई कोर्ट बड़ा था या सुप्रीम बड़ा था, बताएंगे धर्मलाल जी। खैर, इस मुद्दे को आप हटा दीजिए। अब आप हमको आ जाइए कि आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी पे हमें पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट की जांच कमेटी भारतीय सेबी के विनियमन की, बाकी सारे स्टॉक एक्सचेंज की सारी चीज कर रही है, स्पेसिफिकली अडानी जी और मोदी जी के संबंधों की जांच नहीं कर रही। ना उनको अधिकार है, वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम अडानी इंटरप्राइजेस से बात कर सकते हैं, मोदी जी से बात करने का उनको हक नहीं है। हम जेपीसी की मांग कर रहे हैं कि क्वेश्चन हम अडानी जी से करेंगे, जो कमेटी करे। जेपीसी को अगर यह लगता है जिसमें बहुमत भारतीय जनता पार्टी का होगा, वो मोदी और अडानी के संबंधों को मोदी जी से भी तो बात कर सकती है, पूछ तो सकती है ना। और वहीं पर एक ये पेच लगा हुआ है, वहीं पर राहुल गांधी जी की सदस्यता का डिस्क्वालिफिकेशन है, वहीं पर उनका मकान खाली कराने का डिस्क्वालिफिकेशन है, वहीं पर उनका ये सारे के सारे जो तोते की जान, जो कहते थे ना वो कि फलाने की जान तोते में है, जान सारी वहां पर है कि मोदी जी से क्वेश्चन ना हो जाए। मोदी जी से क्वेश्चन हो जाएंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 20,000 करोड़ रुपया किस शेल कंपनियों में जो आया है वो किसका है? जो कि हिंदुस्तान के डिफेंस सेक्टर में, मिसाइल सेक्टर में लग रहा है, ड्रोन सेक्टर में अडानी जी का लग रहा है, कोई एक चाइनीज डायरेक्टर है बताया जाता है। तो ये सारी चीजें जो हो रही है, जब जांच होगी, अगर आपके सांसद हैं धर्मलाल जी, तो डर किस बात का है? कर लीजिए ना, देश हित की बात है। डिफेंस सिस्टम में आप नहीं चाहते कि कोई गलत पैसा ना आए, आप नहीं चाहते कि कोई चाइनीज डायरेक्टर ना आए, क्या आप चाहते हैं कि चाइनीज डायरेक्टर आए? अच्छा सुरेश जी, मेरा एक सवाल है, ये आप बड़ा आशान्वित है कि एक पूछताछ होगी और सब कुछ सामने आ जाएगा। ये गोधरा के संदर्भ में भी नरेंद्र मोदी जी से जाने कितनी बार पूछताछ हुई थी, यूपीए की सरकार भी थी, क्या आया सामने? ये पूछताछ से सामने आ जाता है सुरेश जी, वाकई आपको लगता है? मैं आपको फिर से एक बात बताता हूं सर,
कि देखिए जैसे ही मैं मुद्रा को टच करूंगा, धर्मलाल जी का मनपसंद मुद्दा हिंदू मुसलमान मिल जाएगा जी। अगर धर्मलाल जी जो है हिम्मत है इनमें, ये कहते हैं कि साहब लोअर कोर्ट से आदेशित आदमी कल्प्रिट है, तो हाई कोर्ट से तड़ी पार आदेशित आदमी तो दोषी नहीं है क्या? उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया जी। जो तड़ी पार। अच्छा, तो मेरा एक सवाल है आपसे सुरेंद्र जी, इस गतिरोध को ऐसे ही चलते देना है या कोई समाधान की उम्मीद देखना है? जेपीसी की मांग को लेकर संसद 2 हफ्ते से ठप है, आप सामने देख रहे हैं। विपक्ष सामूहिक रणनीति के आधार पर क्या उम्मीद कर रहा है? पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में अगर बहुत ईमानदारी से धर्मलाल जी अपने दिल पर हाथ रख करके बताएंगे तो मुझे भरोसा है कि वो लोकतंत्र के लिए नियमावली के अनुसार सच बोलेंगे। पहली बार हिंदुस्तान में सत्ता पक्ष लोकसभा को बाधित कर रहा है। जी। क्यों बाधित कर रहा है? कि उन्हें प्रधानमंत्री जी से सवाल होने का डर है। जी। ठीक, विपक्ष की जिम्मेवारी कम होती है, सत्ता पक्ष के लोगों की जिम्मेवारी ज्यादा होती है सदन को चलाने की। हमेशा विपक्ष जो है सदन को रोकता आया है और हमारे ऊपर तमाम काफी हद तक मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं कि पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष संसद की कार्रवाई को बाधित कर रहा था। उसके बाद मुद्दा था कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर अपने भाषणों से देश का अपमान किया, वो माफी मांगे। पर अब तो माफी का विषय रहा नहीं। राहुल गांधी का तो उन्होंने इलाज कर दिया, वो संसद के सदस्य ही नहीं रहे। आपके शब्दों में सत्ता पक्ष के ही दखल से ऐसा हुआ। पर संसद तो अब भी नहीं चली, तो अब किसने रोका हुआ है? वाकई सत्ता पक्ष ने रोका हुआ है। सत्ता पक्ष के पास तो मुद्दा ही नहीं है। जो मुद्दा था वो मुद्दा उन्होंने अपने हाथों से ही गवा दिया संसद रुकवाने का। सर सुनिए ना, सत्ता पक्ष का जो सबसे बड़ा है 44 लाख करोड़ रुपए के एक्सपेंडिचर जी 9 मिनट में पास किए हैं सदन ने, लोकसभा ने। जी, ये देश के इतिहास की बात है। और ये फिर ये धर्मलाल जी से पूछ लीजिए, 9 मिनट में 44 लाख करोड़ बगैर बहस के। अरे कम से कम विपक्ष नहीं था तो अपने ही सत्ता के दल के लोगों के द्वारा आप पास क्या नाम बहस करा लेते। ऐसे लोग हैं, ऐसे डरपोक लोग हैं। मैं कायर कहूंगा तो फिर आप लोग चिल्लाने लगोगे कि ऐसा नहीं वैसा है, तो इसलिए कायर नहीं कहूंगा। लेकिन मैं आपको बता दूं 9 मिनट में 44 लाख जी की शिकायतें बहुत रही है। लेकिन मैं राजकुमार जी थोड़ा विमर्श को देश के सम्मुख एक उदाहरण के तौर पर रखना चाहता हूं। कुल मिलाकर क्या हम माने कि 2024 का इंतजार करने के लिए अब इस देश के राजनीतिक दल तैयार नहीं है? उन्हें लग रहा है कि चुनाव आ ही गए, इसलिए अब जो कुछ भी हो रहा है उस चुनाव को ध्यान में रख के हो रहा है। क्या कहते हैं आप? देखिए हिमांशु जी, एक तो जो आपने सदन की गतिरोध को लेकर कहा जी, और आपने कहा भी, ये एक स्थापित परंपरा है। खुद भारतीय जनता पार्टी 2004 से 14 तक जी ये कहती रही है कि सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की ज्यादा होती है। जी, हालांकि हम लोगों को, सब लोग को इतिहास एक बार दोबारा पढ़ लेना चाहिए जी। ये पहली बार नहीं हुआ है कि सत्ता पक्ष ने सदन बाधित किया है जी। अतीत में भी सत्ता पक्ष अपनी रणनीति के मुताबिक ऐसा करता रहा है और अतीत में भी इस देश में बजट तक बिना चर्चा के पारित हुआ है जी। इससे न सदन की गरिमा बढ़ती है, न लोकतंत्र की गरिमा बढ़ती है जी। और उसमें सब समान रूप से भागीदार है जी। अब सवाल आता है कि देश 2024 का इंतजार करने को तैयार है या नहीं है जी। अब तय मान लीजिए कि इस साल होने वाले 6 राज्यों के बाकी चुनाव हैं, 3 के तो हो गए जी। जो 6 राज्यों के चुनाव हैं, जिनको हम लोग मीडिया की भाषा में, लोग राजनीतिक भाषा में सेमीफाइनल कहते हैं जी। तो अब सदन से लेके सड़क तक जी सत्ता पक्ष और विपक्ष में टकराव तीखा होगा, राजनीतिक कटुता बढ़ेगी और ये हमको लगातार तेज होता हुआ दिखेगा जी। अब सवाल आता है जेपीसी का जी। कौशिक जी भी कह रहे थे, सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कहा और आपने सही सवाल उठाया। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जांच होते हुए कमेटी बना दिए जाने के बाद संसद या विधानसभा की कमेटी जांच नहीं कर सकती। संसद का अपना विशेषाधिकार है जांच करने का, उसको उससे वंचित नहीं कर सकते। लेकिन जेपीसी नहीं बनेगी, उसके 2-3 बड़े कारण हैं जी। एक, तार्किक रूप से आज तक देश में जितनी जेपीसी बनी, अगर मेरी याददाश्त सही है तो शायद 8 बार बनी जी। और उन जेपीसी की रिपोर्ट्स में कोई एक सर्वसम्मत निष्कर्ष नहीं निकला, क्योंकि जेपीसी दलगत राजनीति के आधार पर काम करती है, सच खोजने के लिए काम नहीं करती जी। लेकिन फिर भी बार बार जेपीसी की मांग होती है, चाहे भूपोर्ट्स में हुई हो,
शेयर घोटाले में हुई हो या बाद की दूसरी घटनाओं में हुई हो। तो इसलिए होती है कि जेपीसी में आपको राजनीतिक मुद्दे को धार देने की, और जैसा अभी सुरेंद्र राजपूत जी कह भी रहे थे कि जेपीसी तो किसी को बुला सकती है, ये उसका विशेषाधिकार है पूछताछ के लिए जी। तो मुद्दे को बनाए रखना, जिलाए रखना और उसको धार देकर चुनावी मुद्दे में तब्दील करना हर राजनीतिक दल की जब विपक्ष में होता है यही रणनीति होती है। तो अगर कांग्रेस को या विपक्ष को लगता है कि जेपीसी बननी चाहिए और जेपीसी बनेगी नहीं जी, तो टकराव लगातार बढ़ेगा, और जब बढ़ेगा ये मांग होगी, उधर से इनकार होगा, तो कहीं ना कहीं संदेह का वातावरण बनेगा। और मेरा बार बार मानना है कि राजनीति में सच ऐसे है जैसे भूसे में आप सुई खोज रहे हो जी। न किसी की सच देखने में दिलचस्पी है न दिखाने में दिलचस्पी है, लेकिन एक परसेप्शन बनाने में दिलचस्पी जरूर होती है। 1987 याद कर लीजिए, 413 सांसदों के बहुमत से बनी राजीव गांधी की सरकार 1984 के आखिर में, 87 में लड़खड़ाने लगी थी बोफोर्स के बॉम्बर में जी। 3.5 दशक हो गए, आज तक पता नहीं। तो मेरा सवाल इसी पर है राजकुमार जी, फिर मैं धर्म जी के पास जाना चाहता हूं क्योंकि मेरे पास समय सीमित है, कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 1987 की कहानी को 2023-24 में दोहराने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि अडानी के संदर्भ में नरेंद्र मोदी और भाजपा को घेर कर वह देश में वैसा ही माहौल बना सकते हैं जैसे बोफोर्स के संदर्भ में 1987-88 के दौर में बन गया था? ये सवाल है बतौर पत्रकार आपसे। अडानी प्रकरण में सच क्या है ना आपको पता ना हमें पता है, बाकी दोनों दलों के प्रवक्ताओं को पता हो तो पता नहीं, लेकिन जिस तरह से सत्ता पक्ष, सरकार के मंत्री भी जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता भी अडानी का बचाव करने के लिए आगे आ रहे हैं जी, मुझे लगता है पूरी तरह अवांछित है जी। एक बड़ा औद्योगिक घराना है, अपना बचाव खुद कर सकता है और खुद करना चाहिए जी। अगर आप बचाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलत संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, जिसका राजनीतिक इस्तेमाल अगर कांग्रेस करती है, विपक्ष करता है, तो कुछ भी गलत नहीं करता, कुछ भी गलत नहीं करता। मैं धर्म जी वापस आपके पास में आता हूं। इतने बड़े मसले को इतने सांसद, इतने विधायक, इतनी पार्टियां उठा रही हैं, उस मसले पर देश के सर्वोच्च नेता मौन रह रहे हैं और राजकुमार सिंह जी का कहना है कि अडानी समूह अपना बचाव नहीं कर रहा, आपकी पार्टी ने उनके बचाव का काम ले लिया है। क्या कहते हैं आप इस पर? कांग्रेस को और विपक्ष को नियत्ता नहीं देखना चाहते आप? भाई उनके पास भी कुछ हथियार रहना चाहिए तो युद्ध का मजा रहता है, लड़ाई का मजा रहता है। क्या ये भावना प्रबल हो गई है? देखिए, जो बजट की बात आई 9 मिनट में पारित कर दिए जी। प्रतिपक्ष बैठा हुआ है, उसमें जो आलोचना है उनको समालोचना करना है, आलोचना करना है, चर्चा करना है, डिस्कशन करना है। आखिर कांग्रेस घबराई हुई क्यों है और चर्चा से भागना क्यों चाहती है जी? मुख्य रूप से प्रश्न यह है कि वो चर्चा करना ही नहीं चाहती है जी। और जब चर्चा नहीं करेगी तो पूर्व में उदाहरण है, आपको अभी बताया राजकुमार जी, तो पारित हुए हैं और पारित होते रहेंगे, लेकिन विपक्ष का काम है वहां पर सारी बातों पर डिस्कशन करना और जनता के बीच में वो सारी बातों को लेकर के आना जी, कि कमियां कहां पर है, खामियां कहां पर है। जब चर्चा ही नहीं करेंगे तो आगे बात बढ़ेगी नहीं जी। और इसलिए आपको पारित करना पड़ेगा जी। दूसरी बात, जब बचाव की बात है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कि अडानी के बचाव के लिए सामने के लिए आना पड़ेगा या बचाव करना पड़े। अपने आप में सक्षम है, वो बचाव करेंगे अपना, और ना ही वो कोई हमको बचाव करने की आवश्यकता है, ना हमारी पार्टी कर रही है। लेकिन सैद्धांतिक आधार पर जो लड़ाई लड़नी है हमको, चाहे वो फ्लोर के अंदर हो, हाउस के बाहर हो, वो लड़ाई हम लड़ेंगे। जब कांग्रेस आरोप लगाएगी तो हम चुप बैठने वाले नहीं है। और पूर्व में जो जिस प्रकार से घटनाएं कांग्रेस के सरकार में हुई है, शासन काल में हुई है, सारे चीजों को हम लोगों ने देखा है। तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम आरोप लगा करके केवल पार्टी को बदनाम करें, मोदी जी को बदनाम करें, और मोदी जी को बदनाम करके हम अपना वर्चस्व कायम करेंगे। आप अपने दम पर, अपने बल पर, अपने नीतियों पर, अपने नेतृत्व पर भरोसा रखें और उसके आधार पर आप सामने आएंगे चुनाव में, तो चुनाव के परिणाम जो भी आएंगे। लेकिन केवल कमियों को लेकर के आरोप लगा करके ये सोचते होंगे कि हम सरकार में आएंगे, तो कभी आप सफल होने वाले नहीं हैं। एक राहुल गांधी मासूमियत के साथ में सवाल करते हैं धर्म जी, आपको उनके ज्ञान की कमी को लेकर बड़ी शिकायत भी रहती है, तो उनका ज्ञानवर्धन क्यों नहीं करते? उन्होंने जानना चाहा है
और उसमें वो बोलते हैं कि मोदी अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है, आपका अडानी से क्या रिश्ता है, इसका जवाब क्यों नहीं देते? इतनी उलझन क्या है? पूरे दुनिया को मालूम है क्या रिश्ता है। पहले भी आरोप लगाए हैं, अंबानी को लेकर आरोप लगाए हैं, अभी अडानी को लेकर के आरोप लगाए हैं। केवल आरोप लगा करके कांग्रेस राजनीति करना चाह रही है, तो ये राजनीति करे, लेकिन जो काम हमें करना है वो काम हम करते रहेंगे। हमारे सामने में केवल राहुल गांधी नहीं है, इस देश के नागरिक हैं, और इस देश के साथ में एक वैश्विक स्थिति हमारे देश की क्या होगी, हमारी प्रतिष्ठा कैसे बढ़े, हम आर्थिक रूप से मजबूती को कैसे प्राप्त करें, ये सारे विषयों को लेकर के हमको सरकार चलानी है। केवल उनके जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जी फुर्सत से नहीं बैठे हुए हैं। तो सीधे धर्मलाल कौशिक ने कह दिया हम देश के लिए काम कर रहे हैं, ये फालतू के सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बैठे हैं। तो सुरेंद्र जी अब वापस आपके पास आता हूं। दो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। एक महत्वपूर्ण मुद्दा तो धर्मलाल कौशिक जी ने उठाया, बोले आपको लगता है कि आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करके अपनी खोई जमीन हासिल कर लेंगे और सत्ता में वापस आ जाएंगे, ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं देती। दूसरा, राजकुमार सिंह जी ने बता दिया है कि जेपीसी तो बनने वाली नहीं है। तो इन दोनों मुद्दों पर आपकी आखिरी इस कार्यक्रम में टिप्पणी विनम्रता के साथ। सर, कहते हैं ना कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है जी। और इस दौर के फरियादी जाएं तो कहां जाएं, सरकार तुम्हारी है, दरबार तुम्हारा है। हम तो अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करके जनता की बात को उठाना चाहेंगे। अभी कौशिक साहब ने अध्यक्ष रहे विधानसभा के, ये नहीं कहा इन्होंने कि साहब विपक्ष का काम सवाल उठाना है, बिल्कुल है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष पूरा इस बजट से सहमत? सत्ता पक्ष पे चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? 9 मिनट में 44 लाख करोड़ का बजट। और राजकुमार जी ने जेपीसी की जो बात कही है, तो जेपीसी तो हम मनवाने की पूरी कोशिश करेंगे, आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित तौर पर लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमको ये पूछना है, बताना है देश को, और पूरे देश के पैसे का सवाल है, देश की इज्जत का सवाल है, देश के सामरिक हितों का सवाल है। इसमें कोई चुनावी सवाल बाद में है, पहले सामरिक हितों का सवाल है कि वो जो 6 शेल कंपनियां हैं जिसके जरिए 20,000 करोड़ रुपया आया है अडानी इंटरप्राइजेस के पास, किसकी है, कहां से आया है, वो पैसा किसका है, वो डिफेंस सेक्टर में जो जा रहा है पैसा, वो किसका पैसा है? क्या ये देश को जानने का हक नहीं है? आप राजनीतिक, इस सवाल को राजनीतिक करके क्या देश के सामरिक हितों पर आप कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं कर रहे हैं? अगर हम ये सवाल पूछते हैं तो क्या हम बेईमान हो गए? तो क्या हम बेईमान हो गए? सुनो राजपूत जी सच बड़ा ईमानदारी से बोलते हैं। वो बोलने जा रहे थे जेपीसी तो हम बनवा के ही रहेंगे, पर उन्हें समझ में आया अभी अपनी स्थिति क्या है, सरकार की स्थिति क्या है, तो कहते जेपीसी बनवाने की हम कोशिश करते रहेंगे। कुल मिलाकर विपक्ष के तौर पर जो उनके अख्तियार में है उसके संदर्भ में सुरेंद्र राजपूत यहां पर कह रहे हैं कि हम उस अख्तियार के तहत अपनी कोशिश जारी रखेंगे। जेपीसी के माध्यम से उनका मानना है कि इस देश के लोगों के सम्मुख सच लाने की कोशिश होनी चाहिए। पर दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने को सही ठहराने की कोशिश में जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके चलते देश कहीं और तो नहीं जा रहा है, सच कहीं पीछे तो नहीं छूटता जा रहा है, और कुल मिलाकर सत्ता में बने रहने या सत्ता में आने की होड़ तो कहीं हावी नहीं हो जा रही है, जिसके पीछे सच की लड़ाई दिखाई जा रही है। सवाल महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर आना चाहिए। देश में लोकतंत्र रहे, इसके संदर्भ में हर भारतीय की कोशिश है, उस कोशिश का सम्मान होना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। जिस प्रकार का संघर्ष है, जिस प्रकार की लड़ाई है, उसी को समर्पित हमारा शेर है कि सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, सफर की हद है वहां तक कि कुछ निशान रहे, चले चलो कि जहां तक ये आसमान रहे, ये क्या उठाए कदम और आ गई मंजिल, मजा तो तब है कि पैरों में कुछ थकान रहे। तो राहत इंदौरी ने जो ये पंक्तियां लिखी हैं, ये पंक्तियां देश के विपक्ष को समर्पित है। संघर्ष करें, संघर्ष से ही सफलता मिलती है। सत्ता पक्ष भी संघर्ष कर रहा है, जिसके संघर्ष में ज्यादा सत्य होगा, जिसके संघर्ष में ईमानदारी होगी, जिसके संघर्ष में समर्पण होगा, उसे सफलता मिलेगी। देश अपना फैसला खुद करेगा। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सदा बढ़ाओ।